नमस्कार दोस्तों। आपने अक्सर एक शब्द सुना होगा करेंसी यानी कि मुद्रा। और ये शब्द ना केवल आपने सुना होगा बल्कि जीवन में यूज़ भी किया होगा। अक्सर कई लोग कह देते हैं कि मेरे पास करेंसी नहीं है, मेरे पास मुद्रा नहीं है, या देश की करेंसी बुरी हालत में है, देश की करेंसी अच्छी कंडीशन में है, देश में करेंसी की कमी है, मुद्रा की कमी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं कि करेंसी होती क्या है और कौन कौन सी कंट्रीज़ है जिनकी अपनी करेंसी है। और स्पेसिफिकली चूँकि हमारा कंसर्न भारत के साथ है तो भारत की करेंसी कौन सी है और जितने भी पहलू जुड़े हुए हैं करेंसी को लेकर के उनकी बात कर लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं करेंसी होती क्या है, करेंसी में क्या क्या शामिल होता है। करेंसी में बेसिकली दो चीज़ें शामिल होती हैं, कॉइन्स एंड नोट्स। और वर्तमान समय की बात करें तो लगभग 180 देश ऐसे हैं जिनकी अपनी करेंसी है, यानी कि लगभग 180 मुद्राएं या 180 करेंसीज वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। उनमें से प्रमुख क्या है? प्रमुख है जैसे यूएसए का यूएस डॉलर, इंग्लैंड का पाउंड स्टर्लिंग, आप यूरोपियन यूनियन का देखेंगे तो यूरो, आप बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है उसका देखेंगे तो आपको टका मिलेगा, अफगानिस्तान का अफगानी मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर एक कंट्री की क्योंकि अपनी अपनी करेंसीज हैं तो अलग अलग नाम है। बट हमारा कंसर्न है भारत के साथ और हम बात करेंगे भारतीय करेंसी की। तो सबसे पहला सवाल ये है कि जिस प्रकार बाकी कंट्रीज़ की करेंसीज के ऑफिशियल नेम है, चाहे वो यूएस डॉलर हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो भारतीय करेंसी का ऑफिशियल नेम क्या है? तो भारतीय करेंसी का जो ऑफिशियल नेम है वो है भारतीय रुपया, यानी इंडियन रुपी। अब जितनी भी करेंसीज हैं उन सब के अपने अपने सिंबल्स हैं, चिन्ह है, जिन चिन्हों की वजह से वो करेंसीज पहचानी जा सकती है, जानी जा सकती है। तो सवाल है कि क्या भारतीय करेंसी का भी कोई चिन्ह है? बिल्कुल है। और उस चिन्ह को हम देवनागरी के रा और लैटिन भाषा के कैपिटल आर से कंबाइन करके बनाई गई है, और जिसको हम र और उस रो को बीच में काटा जाता है, इस तरह का सिंबल है। अब सवाल है कि ये बनाया किसने सिंबल? तो आपने आईआईटी बॉम्बे का नाम सुना होगा। आईआईटी बॉम्बे के एक स्टूडेंट थे, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थे, उदय कुमार। उन्होंने ये सिंबल 2010 में बनाया था और गवर्नमेंट ने 15 जुलाई 2010 को इस सिंबल को करेंसी का सिंबल एक्सेप्ट किया, और तब से ये सिंबल करेंसी या इंडियन रुपी या भारतीय रुपये के सिंबल के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। अब सवाल है कि इस सिंबल का सिग्निफिकेंस क्या, मतलब क्या है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस सिंबल में दो पैरेलल या हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, एक र के ऊपर, एक बीच में, मिड में। तो वो सिग्निफाई करती है इक्वालिटी को, और वो सिग्निफाई करती है हमारे झंडे को, नेशनल फ्लैग को। तो नेशनल फ्लैग प्लस इक्वालिटी। अब बात यह आती है कि हमारी जो करेंसी है उसकी फंडामेंटल यूनिट क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है हमारी करेंसी की? नाम तो इसका इंडियन रुपी है या भारतीय रुपया है, लेकिन सबसे फंडामेंटल इकाई क्या है? तो सबसे फंडामेंटल इकाई है पैसा। अक्सर लोग मनी को पैसे से सिंबलाइज कर देते हैं, लेकिन पैसा बेसिकली भारतीय रुपया का या इंडियन रुपी का सबसे फंडामेंटल यूनिट है। और 1 रुपया 100 पैसों से मिलकर बनता है, 100 पैसा इक्वल्स टू 1 रुपी। तो चूंकि करेंसी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, कॉइन्स एंड नोट्स, तो वन बाय वन हम बात करेंगे डिटेल में कि कॉइन्स में क्या क्या शामिल होता है या कॉइन्स से रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं, एंड देन वी विल टॉक अबाउट दी नोट्स और बैंक नोट्स, जिनको हम टेक्निकली कहते हैं। पहले बात कर लेते हैं कॉइन्स की। अगर हम कॉइन्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो बहुत पुराने समय से एक वर्ड यूज़ हुआ है, सिक्का वर्ड यूज़ होता आया है, और सिक्के हमारे भारत में यूज़ भी होते आए हैं। लेकिन हमारा कंसर्न वर्तमान से है। तो अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत में सबसे छोटा सिक्का 1 रुपये का है, और सबसे बड़ा सिक्का जो प्रचलन में है वो है 20 रुपये का। लेकिन एक समय था, से 10 साल पहले, 20 साल पहले, जब 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे और 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के चलते थे। लेकिन आजकल वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, वो विलुप्त हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, और कोई भी चीज़ जब हमें 50 पैसे या 25 पैसे की नहीं मिलती है, तो चूँकि कोई चीज़ नहीं मिलती इतनी सस्ती, तो उन सिक्कों को रखने का कोई मतलब नहीं है। अब सवाल है कि भारत में हाईएस्ट डिनोमिनेशन का सिक्का कितना जारी हो सकता है, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू का सिक्का कितनी वैल्यू का सिक्का जारी हो सकता है? तो 2011 में एक कॉइनेज एक्ट आया था, जिसको हम कॉइनेज एक्ट 2011 कहते हैं। उसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि भारत में हाईएस्ट डिनोमिनेशन का जो सिक्का जारी होगा
उसकी वैल्यू होगी 1000। यानी कि वर्तमान समय के जो लॉज हैं उसके अनुसार भारत में 1000 रुपये से ज़्यादा का सिक्का इशू नहीं हो सकता। अगर ऐसा करना चाहें या 1000 से ज़्यादा वैल्यू का सिक्का कॉइन करना चाहें तो लॉ में या कॉइनेज एक्ट 2011 में चेंजेस करने पड़ेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि कौन सी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं जो सिक्के जारी करने, सिक्कों को सर्कुलेट करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में, या सिक्कों के जारी करने की जो संस्थान है उनको कंट्रोल करने को लेकर के रिस्पॉन्सिबल है। तो पहले बात कर देते हैं इशूइंग अथॉरिटी की। भारत में कौन सी अथॉरिटी है जो सिक्के जारी करती है। तो आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री का नाम सुना होगा जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है सिक्के जारी करना। और आपने ये भी शायद सुना होगा कि भारत में 1 रुपये का जो नोट होता है उसे भी जारी करता है फाइनेंस मिनिस्टर। और फाइनेंस मिनिस्ट्री में फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक अधिकारी होता है फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव जिसको हिंदी में कहते हैं। वो सिग्नेचर करता है फिर उस नोट। तो 1 रुपये का नोट और जितने भी सिक्के हैं भारत में वो जारी करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब सवाल ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन और सर्कुलेशन और बाकी जितने भी काम हैं कॉइन से जुड़े हुए, वो क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री ही करती? नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, सर्कुलेशन कैसे होगा या कैसे सर्कुलेशन किया जाएगा कॉइन्स का, उसके लिए एक अलग अथॉरिटी है और उस अथॉरिटी का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि इशू कर दिए नोट्स फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, उसके बाद उन सिक्कों को सर्कुलेट करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद एक टर्म आती है मिंट, जिसको हिंदी में टकसाल कहते हैं। तो टकसाल या मिंट एक ऐसी जगह होती है जहाँ सिक्के बनाए जाते हैं। अब सिक्कों का डिज़ाइन क्या होगा और सिक्के मिंट में कहाँ कहाँ बनेंगे, ये सब काम करने के लिए एक और अथॉरिटी हमने अपॉइंट की है जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, जिसको हम SPMCIL के नाम से जानते हैं। ये अथॉरिटी काम करती है कि सिक्कों का डिज़ाइन क्या होगा और जो कॉइन हमारे मिंट्स हैं, जो टकसाल हैं, उनका कंट्रोल कैसे किया जाएगा। तो ये अथॉरिटी है। अब बात कर लेते हैं कि भारत में कितनी टकसाल हैं, कितनी मिंट्स हैं जहाँ पे सिक्के डाले जाते हैं। तो वर्तमान समय में भारत में 4 मिंट्स हैं, 4 टकसालें हैं जहाँ पे हम सिक्के जो बनाते हैं। पहला है मुंबई, जिसकी स्थापना 1829 के आसपास जब ब्रिटिश शासन था भारत में तब की गई। बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था लेकिन थे तो ब्रिटिश ही। दूसरी तरफ दूसरी तरफ एक और है जो है कोलकाता में, जो कि 1829 के आसपास बनी। तीसरी है हैदराबाद में यानी कि तेलंगाना में, और चौथी है नोएडा में जो कि यूपी में। तो ये 4 ऐसी जगह हैं जहाँ पे सिक्के जो बनाए जाते हैं। फिर RBI इशू करने की अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करने का काम और सर्कुलेशन का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अब करेंसी का दूसरा कंपोनेंट जिसको हम बैंक नोट्स के नाम से जानते हैं। तो भारत में वर्तमान समय की बात करें तो जो बैंक नोट्स जारी करने का काम है वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 2 ब्रॉड डिपार्टमेंट्स हैं, बड़े डिपार्टमेंट्स हैं। एक है बैंकिंग डिपार्टमेंट और दूसरा है इशूइंग डिपार्टमेंट। तो जो इशूइंग डिपार्टमेंट है वो बैंक नोट्स को जारी करने का काम करता है। अगर हम बात करें डिनोमिनेशंस ऑफ बैंक नोट्स की, किस किस डिनोमिनेशन के बैंक नोट्स भारत में जारी किए जाते हैं, तो वर्तमान समय में 10 रुपये का बैंक नोट, 20 का, 50 का, 50 का, 100 का, 200 का और 500 रुपये का नोट जो है डिनोमिनेशन का नोट जो है एग्जिस्ट करता है। और वही सवाल जो कॉइन्स के संदर्भ में था, सवाल ये कि भारत में हाईएस्ट डिनोमिनेशन का नोट कौन सा जारी हो सकता है, यानी कि लीगल प्रोविजंस क्या है। तो अगर आपको ज्ञान हो तो 1935 में RBI बना था और RBI बनने के लिए एक्ट लाया गया था, RBI एक्ट 1934। तो RBI एक्ट 1934 का सेक्शन 24 क्या कहता है? सेक्शन 24 ऑफ RBI एक्ट 1934 सेज कि भारत में हाईएस्ट डिनोमिनेशन का जो नोट जारी होगा उसकी वैल्यू होगी 10,000, यानी कि 10,000 रुपये का नोट भारत में लीगली इशू हो सकता है। ये एक्ट के तहत प्रावधान किया गया है और 10,000 का नोट हाईएस्ट डिनोमिनेशन का नोट होगा। यानी कि
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 10,000 से ज़्यादा का नोट इशू करना हो, 10,000 से ज़्यादा वैल्यू का नोट इशू करना हो, तो कॉइनेज एक्ट RBI एक्ट 1934 का सेक्शन 24 अमेंड करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। अब एक दिलचस्प सवाल है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि अब तक के इतिहास में क्या कभी ऐसा हुआ है भारत में कि 10,000 का नोट इशू किया गया? बिल्कुल हुआ है। एक बार नहीं, 2 बार। सबसे पहली बार साल 1938 की बात है, जब भारत में ब्रिटिश शासन हुआ करता था। तब भारत में पहली बार 10,000 का नोट इशू किया गया था, लेकिन 1946 के आसपास उस नोट को डिमोनेटाइज कर दिया गया था, हटा दिया गया था। दूसरी बार 1954 में फिर से 10,000 का नोट, और 1954 तो भारत की इंडिपेंडेंस की बात का समय है। 1954 में फिर से 10,000 का नोट इशू किया गया, लेकिन ये नोट भी काफ़ी लंबे समय तक नहीं चल पाया। उसके हज़ारों कारण है, फिर कभी इस पर डिबेट करेंगे कि क्यों नहीं चल पाता है। और इस नोट को फिर से 1978 के आसपास फिर से डिमोनेटाइज कर दिया, हटा दिया गया। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो मेरे हिसाब से हम सबको पता होनी चाहिए कि करेंसी में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। तो करेंसी में 2 चीज़ें शामिल होती है, कॉइन्स एंड नोट्स। कॉइन्स की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन हमने ली, नोट्स की ली, एंड कॉइन्स प्लस नोट्स कंबाइंडली क्या कह देते हैं या क्या कहलाते हैं? करेंसी। तो हर एक करेंसी, हर एक कंट्री की अपनी अपनी करेंसी है, और उस करेंसी का अपना सिंबल है, उस करेंसी की अपनी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू है। कभी मैं बात करूंगा कि इंडियन करेंसी की वर्तमान में इंटरनेशनल करेंसीज के मुकाबले में क्या वैल्यू है। और बाकी जिस मुद्दे पे आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं, डिटेल में बनाऊं, शॉर्ट में बनाऊं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। आई विल ट्राई टू मेक videos on your demands on different issues. And if you like the video, do share, subscribe the channel, ताकि more people can be connected with me, और मेरी एक फैमिली बन सके यूट्यूब की, जहाँ हम डिस्कस करें इशूज़ को।